वॉज इट अ मिस्टेक इज द क्वेश्चन दैट वी आर आस्किंग। ये गलती थी या कुछ और साजिश थी, ये बहुत बड़ा सवाल आज देश की जनता गांव गांव शहर शहर में पूछ रही है। 6 हमारे एयरफोर्स के अफसर शहीद हुए वो हेलीकॉप्टर क्रैश में, उसकी इंक्वायरी हुई, उसकी चार्जशीट हुई और वो अफसर की को पनिशमेंट हुआ है। तो बालाकोट में जो इंक्वायरी हुई हेलीकॉप्टर को लेकर उसमें पनिशमेंट हुई है, मगर यहाँ 40 जवान शहीद हुए और उसकी कोई इंक्वायरी नहीं। तो आप छुपाना क्या चाहते हो देश के सामने से? सत्पाल मलिक जी बोलने के बाद अप्रैल में और हमारे प्रशांत टंडन जी यहाँ पत्रकार बैठे, जिसके कारण ये एक सवाल वापस देश के सामने आ चुका है, कुछ तथ्य आ चुके हैं। क्योंकि सत्पाल मलिक जी ने एक्चुअली वो अप्रैल के महीने में क्या बात कही थी जिसके कारण ये पूरा सवाल वापस देश के सामने आ चुका है। उन्होंने ये किया हुआ था कि जब ये ब्लास्ट हुआ 3:10 पे, तब जब वो गवर्नर थे तो मीडिया ने आके उनसे बात की और उन्होंने बेसिकली ये बात बोली कि गलती हमारी थी जिसके कारण ये हुआ। और गलती कौन सी हमारी हुई वो क्या बोल रहे थे, जो वायर में उन्होंने डिटेल में बात कही है करण थापर के इंटरव्यू में। गलती ये थी, ये डॉक्यूमेंट बाद में आप सबको मीडिया के बाद, ये है वो MHA का लेटर जहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बोला गया कि आपको हम लोग एयरलिफ्ट नहीं दे सकते। ये बेसिकली 7/1/2019 का लेटर है, 7 जनवरी 2019 का ये लेटर है जहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बोला गया MHA ने कि हम आपको नहीं दे सकते एयरलिफ्ट, जब प्लेन्स मौजूद थे, सब कुछ मौजूद था। इसलिए सत्पाल मलिक जी ने बात बोली कि वॉज इट अ मिस्टेक इज द क्वेश्चन दैट वी आर आस्किंग। ये गलती थी या कुछ और साजिश थी, ये बहुत बड़ा सवाल आज देश की जनता गांव गांव शहर शहर में पूछ रही है और इसकी इंक्वायरी नहीं हुई है, बहुत बड़ा रहस्य है। और एक इंक्वायरी हुई थी जब पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ और हमने जब अपने खुद के हेलीकॉप्टर को मार गिराया, बराबर ना, 6 हमारे एयरफोर्स के अफसर शहीद हुए वो हेलीकॉप्टर क्रैश में, उसकी इंक्वायरी हुई, उसकी चार्जशीट हुई और वो अफसर की को पनिशमेंट हुआ है। तो बालाकोट में जो इंक्वायरी हुई हेलीकॉप्टर को लेकर उसमें पनिशमेंट हुई है, मगर यहाँ 40 जवान शहीद हुए और उसकी कोई इंक्वायरी नहीं। तो आप छुपाना क्या चाहते हो देश के सामने से? दूसरी बात, ये 8 फरवरी का एक डॉक्यूमेंट है जो बेसिकली एक इंटेल अलर्ट है। ऐसे 11 इंटेल अलर्ट आपके दिल्ली के साथी आनंद भक्तों ने जो एक आर्टिकल किया था, वो बहुत ही पाथ ब्रेकिंग आर्टिकल था। 11 इंटेल अलर्ट्स एंड दे वर नॉट जेनेरिक, दे वर स्पेसिफिक, दे वर एक्शनेबल। एक्शनेबल का क्या मतलब हुआ? एक्शनेबल का यह मतलब हुआ कि आपको आतंकवादी का नाम पता था, आपको यह पता था कि वो कौन से गांव में है, आपको यह पता था कि किस किस्म का हमला, सुसाइड बॉम्बिंग, गाड़ी क्रैश करके हो सकती है, यह सब आपको इंटेल अलर्ट में पता था। तो कैसे बोल सकते हैं इंटेल अलर्ट फेलियर था? और हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम फॉर स्टेट अफेयर्स है KN सिंह, उनका बयान है राज्यसभा में कि देयर वाज नो इंटेल फेलियर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बोल रही है कि इंटेल फेलियर नहीं था, CRPF बोल रहा कि हमारे पास इंटेल अलर्ट आया नहीं। तो सच कौन बोल रहा है? और रियलिटी ये कि जो इंटेल अलर्ट मेरे पास है ये कभी हमारे गवर्नर साहब के टेबल पे पहुंचा ही नहीं। When I asked him this question, he was surprised. He said मुझे कोई भी पुलवामा रिलेटेड इंटेल अलर्ट ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कभी दिया ही नहीं है। He was the constitutional head of state. There was no chief minister. And from what I know from Maharashtra, I spoke to the former home minister. हर सुबह 7 और 8 बजे IB का या DG का या IG का एक ब्रीफिंग चीफ मिनिस्टर को होता है या गवर्नर को होता है। तो इनको इंटेल अलर्ट का कोई ब्रीफिंग नहीं हुआ है। उसके साथ ये देखे, ये मुंबई मिरर का रिपोर्ट, आदिल अहमद डार, ये 6 बार पकड़ा गया था और ये कोई पत्थर मारने वाला लड़का नहीं था। उसका लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के साथ कनेक्शन थे और उनको ये पता था। ये पूरे मुंबई मिरर के रिपोर्ट में है। उसके कभी चार्जशीट बनी नहीं, उसको हर बार छोड़ा गया है। क्यों? उससे भयंकर रिपोर्ट है कश्मीर टाइम्स का।
ये 9 अक्टूबर 2017 का रिपोर्ट है। एक मिलिटेंट फायरिंग में आदिल अहमद डार पकड़ा गया था। क्या वही आदिल अहमद डार है? अगर उसके बाद वो अरेस्ट हुआ तो क्या उनके कस्टडी में था? क्या उसको छोड़ा गया? और कैसे ये ब्लास्ट हुआ? When it comes to the intel agencies, इंटेल अलर्ट, आनंदो भक्तों का आर्टिकल सबको यहां पत्रकार साथी और आंदोलन साथियों को और आर्मी वालों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही मेहनत वाला इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है आनंदो भक्तों का। ही हैज गॉट फोटोग्राफ्स ऑफ द इंटेल अलर्ट्स, उसके बाद उसने पूरी स्टोरी लिखी है। और वो जो इंटेल अलर्ट थे, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही स्पेसिफिक था, और वो लगातार 2 जनवरी से 13 फरवरी तक वो इंटेल अलर्ट आते रहे। और उसने क्या क्या बताया था? मुदस्सिर अहमद खान का नाम पता था। मुदस्सिर अहमद खान जो मास्टरमाइंड था, जिसके साथ आदिल अहमद डार कनेक्टेड था, उसका नाम वो इंटेल अलर्ट में शामिल है। वो कौन से गांव में था, कौन से गांव में घूम रहा था, ये उनको पता था। सुसाइड बॉम्बिंग, गाड़ी ठोककर, बस को ठोककर हो सकता है, वो सब ये इंटेल अलर्ट्स में आ चुका था। आपको और क्या इंटेल अलर्ट चाहिए उसके बाद? और हमारे जो होम मिनिस्टर फॉर स्टेट जो राजनाथ सिंह के जूनियर थे, उन्होंने राज्यसभा में ये बात बोल दी है ऑन रिकॉर्ड, ये उसके साथ तारीख के साथ है कि देयर वाज नो फेलियर ऑन पार्ट ऑफ द इंटेलिजेंस। आदिल अहमद डार की जो मैंने बात बताई, मुंबई मिरर का रिपोर्ट आप गूगल कर लीजिए, पूरा रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। And I'll just read out one little paragraph from there. The 20-year-old Jaish operative was held on suspicion of providing logistical support to the Lashkar-e-Taiba on 4 separate occasions. Okay, he was held on 4 separate occasions for providing, वो जैश ए मोहम्मद का ऑपरेटर था, लश्कर तैयबा के साथ काम कर रहा था, उसको 4 बार पकड़ा गया था। बट ही वाज रिलीज विदाउट चार्ज एवरी टाइम, हर बार उसको कभी चार्ज नहीं हुआ, उसको हर बार छोड़ा गया था। उसको 2016 सितंबर और मार्च 2018 के बीच में 6 बार पकड़ा गया था एंड बीइंग कनेक्टेड टू लश्कर तैयबा, मगर उसको कभी भी चार्जशीट करके पकड़ा नहीं गया। यही लड़का था बाद में जो सुसाइड बॉम्बर बना। इसको जब लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के साथ उसके कनेक्शंस थे, उसको पकड़ा नहीं गया। ये क्या मामला है, ये देश को आपको जवाब देना होगा। उसके साथ देखिए, जब एक क्राइम होता है तो 2 चीजें देखी जाती है, मर्डर किसने किया और उसका वेपन क्या था, बराबर। यहां मर्डरर का नाम है आदिल अहमद डार, उसका भी रहस्य बहुत ओपन है कि उसको बार बार पकड़ा और बार बार छोड़ा गया। और जो कश्मीर टाइम्स की रिपोर्ट है, जो मिलिटेंट फायरिंग में पकड़ा गया था, तब को उनके गिरफ्त में था, क्या वही आदिल अहमद डार था? और अगर वो था तो उसको कब छोड़ा और कब उसे सुसाइड बॉम्बिंग की? तो एक तो मर्डर का जो सवाल है, उसके साथ हथियार की बात। हथियार कौन सा? जो गाड़ी थी, जो गाड़ी थी। आपको अगर याद होगा कि पहली बार जब ये रिपोर्ट आई अखबारों में, इट वॉज अ ब्लैक स्कॉर्पियो एसयूवी, याद है आपको? ये ब्लैक स्कॉर्पियो एसयूवी बाद में बन जाती है मारुति इको रेड कलर की गाड़ी। एक तो कौन सा सुसाइड बॉम्बर आएगा मारुति वैन में, मुझे पता नहीं, वो एसयूवी में आएगा, इतनी तो बात समझ में आती है। और वो फोटो देख लीजिए, जो गाड़ी ने बस को ठोका है, आपको काला ही काला दिखेगा, कुछ लाल उसमें है ही नहीं। और सीआरपीएफ का एक जवान, जिसका नाम मैंने मोहनलाल करके है, वो गाड़ी को रोकते रोकते वो मर गया, वो शहीद हुआ, मोहनलाल, जो उत्तराखंड का है। तो सीआरपीएफ के जो जवान थे, वो ही चश्मदीद गवाह थे, वो ही आई विटनेसेस थे। और जो सीआरपीएफ का इंटरनल रिपोर्ट है, उसमें एक ब्लैक एसयूवी का जिक्र है, कोई लाल मारुति इको का जिक्र ही नहीं है। तो मर्डरर सस्पेक्ट, जो गाड़ी, जो हथियार है, वो सस्पेक्ट। इसलिए इंक्वायरी नहीं हो रही है देश में।
और इसमें जो सीआरपीएफ की जो इंटरनल कमेटी की इंक्वायरी हुई है, जो एक 15 पेज का रिपोर्ट है, वो कंवलजीत सांधू का रिपोर्ट है इंडिया टुडे में, वो प्लीज पढ़ लीजिएगा, सभी रेफरेंसेस डॉक्यूमेंट पे। इसलिए आपको एक सिंपल प्रेस रिलीज नहीं दिया, जो एक वेल रिसर्च डॉक्यूमेंट है विद लिंक्स। प्लीज डू योर होमवर्क, प्लीज डू दिस इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। बार बार हमारे जवान मारे जा रहे हैं, कभी आर्मी के, कभी सीआरपीएफ के, कभी बीएसएफ के, और इलेक्शन जीते जा रहे हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। बलि का बकरा इस देश की आम जनता बार बार बन रही है, कभी दंगों में, कभी आतंकवादी हमलों में। I'll come to part 4 and then deal with Mr. Modi and Satpal Malik. Part 4 is a very simple matter. It is about the standard operating, sir, एक मिनट. It is about the standard operating procedure. जब ये ब्लास्ट हुआ था, मैं बंबई के एक बस्ती में था, रमाबाई अंबेडकर नगर, मशहूर बस्ती है अंबेडकर राइट आंदोलन की, तो एक कार्यक्रम था, तभी वो ब्लास्ट हुआ था और हम लोगों ने ऐसे एक शोक सभा की थी, और बाद में एक सीआरपीएफ के जवान आए थे और उससे मैंने उनसे बात की थी, भाई ये हुआ कैसे, तो उसने मुझे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तभी समझा दिया था। तो ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसके बारे में सतपाल मलिक जी भी आपसे बात करेंगे कि उसकी मतलब कितना नेग्लिजेंस बोलो या कंप्लिसिटी बोलो, ये क्या एक्चुअली हुआ था। अगर जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू एक कॉन्वॉय को निकलनी है, तो रास्ते को सैनिटाइज किया जाता है। 24 घंटा पहले उसमें रोड ओपनिंग पेट्रोल का काम होता है, राष्ट्रीय राइफल्स का काम होता है, और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का काम होता है। रोड ओपनिंग पेट्रोल का काम क्लियर कट है कि पूरे रास्ते को सिक्योर और सैनिटाइज करो, और जितने लैंडमाइंस है, आतंकवादी है, सबका निगरानी रखकर ये सब बॉम्ब को क्लियर करो। राष्ट्रीय राइफल का जो काम है कि जो रास्ते खास करके हाईवे पे खुलते हैं, वो सभी को बैरिकेड करो, एक भी गाड़ी, एक भी इंसान हाईवे पे जा ना सके बिना उनकी चेकिंग के, ठीक है। तीसरा है बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, कि अगर कोई बम मिला तो उसको तुरंत डिफ्यूज करो, वो उसका काम है। उसके बाद देवाशयम करके जो एक्स मिलिट्री मेजर जनरल है हमारे बेंगलोर के, उन्होंने मुझे कहा कि खाली इतनी बात नहीं है कि बेसिकली इतनी बड़ी कॉन्वॉय के लिए हेलीकॉप्टर कवर और ड्रोन का कवर भी जरूरत है। मैंने वो कॉन्वॉय देखे अमेरिका के जो इराक में चलते थे, मगर जम्मू कश्मीर इज द मोस्ट मिलिटराइज्ड रीजन इन द वर्ल्ड। 5 से 7 लाख हमारे आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेज है जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। तो पॉइंट इज के जब ये कॉन्वॉय निकलती है तो ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स का कवर भी होना चाहिए था। हेलीकॉप्टर और ड्रोन की दूर की बात है, ना कोई राष्ट्रीय राइफल जगह पे था, ना कोई रोड ओपनिंग पेट्रोल जगह पे थी, कुछ नहीं था। उनको सिर्फ, मैं बहुत क्लियर कट बोल रहा हूं, मरने के लिए भेजा गया था ये पूरे कॉन्वॉय को, ठीक है। सो द पॉइंट इज, और आप याद करो वो टाइम की मीडिया की, कुछ पत्रकार है जिन्होंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करके कुछ सवाल खड़े किए, वरना बाकी का मीडिया हैंडआउट प्रेस रिलीज बन चुका था। और उससे मैं आपको और कुछ फोटोज बताऊंगा, आप चौंक जाओगे कि किस किस्म का खिलवाड़ हमारे साथ हुआ है।